नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल। आज हम अपने पार्लियामेंट सीरीज़ का पार्ट 3 देखेंगे। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे स्पीकर के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानिए, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका चुनाव किस में से होता है। तो जितने भी सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं वो अपने में से किसी एक मेंबर को लोकसभा का स्पीकर बनाते हैं। जैसे भी इंडिया में 545 लोकसभा का सदस्य, तो जो 545 लोग चुनाव जीत के आएंगे उन्हीं में से वो लोग मिलके किसी एक को अपना स्पीकर बनाएंगे। ठीक है, तो कौन बनेगा लोकसभा का स्पीकर, क्लियर हो गया कि जो सदस्य रहेंगे उन्हीं में से कोई एक बनेगा। अब किस दिन इलेक्शन होगा, इसका डेट कौन फिक्स करता है। तो इसका डेट फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है उसका डेट कौन फिक्स करता है। तो उसका डेट फिक्स करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। अब आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो मान लीजिए जब तक लोकसभा चलता है ना तब तक स्पीकर का कार्यकाल होता है, और जब लोकसभा भंग भी हो जाता है तब भी स्पीकर का पद खाली नहीं होता है, जब तक कि नया कोई स्पीकर चुन के ना आए या नया कोई लोकसभा ना आ जाए। जैसे मान लीजिए जब लोकसभा भंग होता है ना तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, कि जब लोकसभा भंग हो जाता है तब भी स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं जब तक कि निर्वाचित लोकसभा की बैठक ना हो जाए। ठीक है, तो 3-4 चीज़ आपको याद रखना है कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट इसका दिन डिसाइड करते हैं किस दिन इलेक्शन होगा। कौन चुना जाता है, तो 545 मेंबर में ही से कोई लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। किस दिन चुनाव होगा, तो इसका डिसीजन राष्ट्रपति जी करते हैं। टेन्योर कितना होता है, तो जब तक लोकसभा की अवधि रहेगी तब तक टेन्योर होगा, या उनको हटाया जा सकता है, उसका एक प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। और इसका अगर लोकसभा भंग भी हो गया तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं जब तक कि निर्वाचित लोकसभा की बैठक नहीं होती है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि एक रेजोल्यूशन पास करना होता है लोकसभा में, और उस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो अगर 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाएगा, जैसे ही नोटिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रेजोल्यूशन पेश करने से पहले, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पास करने से पहले, मतलब पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। ठीक है, तो केवल 14 दिनों के नोटिस के बाद ही प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। जैसे लोकसभा के स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है ना, जो लोकसभा में पेश करना होगा, उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। जैसे ही 14 दिन का नोटिस कंप्लीट होगा उसके बाद लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, और जो प्रस्ताव होगा उसमें कम से कम 50 सांसद का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 2 पॉइंट क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अभी ओम बिरला जी को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोटिस देना होगा 14 दिन पहले कि हम इनको हटाना चाहते हैं, और नोटिस दिया। उसके 14 दिन बाद 50 सांसद सदस्य मिलकर एक प्रस्ताव बनाएंगे और उसको लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। अगर 50 लोगों से कम सदस्य का समर्थन है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का उस पर समर्थन होना चाहिए। अगर मान लो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए लोकसभा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी वोटिंग। और कौन सी बहुमत से इसको पास करना पड़ेगा, तो इसको पास करना पड़ेगा इफेक्टिव मेजोरिटी से। हमने देखा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए पहले आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 545 टोटल स्ट्रेंथ है और 10 लोग किसी कारण से अपना पद छोड़ दिया, तो मर गए या कुछ भी हुआ, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया 545 - 10 535। इसका 50% निकाल देंगे तो हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर को किस मेजोरिटी से हटाया जाता है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब ये हमने देखा कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद रेजोल्यूशन, अगर 50 लोग सपोर्ट कर दिए तो रेजोल्यूशन पेश हो जाएगा। उसके बाद जब इसका पूरा प्रक्रिया चलेगा ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो लोकसभा के स्पीकर रहते हैं जिन पे लग रहा है हटाने, मतलब जिनको हटाने की प्रोसीजर पूरा फॉलो हो रहा है, तो उस टाइम वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। उस टाइम वो बस सदन में आ सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन जब प्रस्ताव विचाराधीन हो
तो स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वह सिर्फ भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट याद रखना कि उनको कैसे हटाया जाता है। पहले प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन का नोटिस चाहिए, फिर प्रस्ताव पे 50 लोगों का समर्थन चाहिए, फिर प्रभावी बहुमत चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए, और जब रिजोल्यूशन प्रोसेस में हो, प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं कि स्पीकर का पावर क्या होता है। अभी तक हमने देख लिया कि स्पीकर कौन बन सकता है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि स्पीकर के पावर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला पावर है कि उसको जो हाउस है लोकसभा, उसमें व्यवस्था बना के रखना है, मतलब जो ऑर्डर है, डेकोरम है, वो मेंटेन करके रखना है। समझ लीजिए वो क्लास का मॉनिटर है, तो क्लास के मॉनिटर का क्या काम है कि क्लास में शांति बनाए रहे। तो ऐसे ही लोकसभा का अध्यक्ष का काम है कि लोकसभा में ऑर्डर और डेकोरम, मतलब व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो एंटी डिफेक्शन है उसका डिसीजन कौन लेता है, तो लोकसभा स्पीकर लेता है। हमने पिछले क्लास में देखा था ना, तो ये लोकसभा स्पीकर का पावर है। तो याद रखिएगा कि जो एंटी डिफेक्शन में किसी को हटाया जाता है ना, किसी भी सदस्य को, तो उसका फैसला कौन लेता है, लोकसभा स्पीकर लेता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो एंटी डिफेक्शन में स्पीकर डिसीजन लेता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तीसरा लोकसभा स्पीकर का पावर है, एक होता है कोरम। अब देखिए कोरम क्या होता है। जैसे टोटल स्ट्रेंथ है 545, तो कोरम के लिए कम से कम 1/10 जो है ना, जितना लोग है उसका 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे लोकसभा का स्ट्रेंथ है 545, तो कम से कम 54 लोग प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा के मीटिंग में। अगर 54 से कम लोग हुए प्रेजेंट, तो लोकसभा का स्पीकर लोकसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोरम 1/10 नहीं है तो सदन को स्थगित कर सकते हैं कौन, स्पीकर। तो स्पीकर का पावर है। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए कि कोई भी जो बिल होता है ना, नॉर्मल कोई भी बिल, उसमें स्पीकर पहले टाइम में वोट नहीं देते हैं। जैसे मान लो 545 सदस्य है, तो कोई भी बिल पेश होगा तो पहले नॉर्मल सदस्य सब वोट देंगे। अगर सिचुएशन ऐसा आ गया कि 272 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं और 272 वोट उसके विपक्ष में है, तब जाके स्पीकर अपना कास्टिंग वोट करेंगे, मतलब निर्णायक वोट। ठीक है, तो याद रखना कि स्पीकर कभी भी पहली बार में वोट नहीं देते हैं, वो हमेशा जब टाई हो जाता है तब निर्णायक वोट देते हैं। तो स्पीकर का पावर याद हो गया। व्यवस्था को बनाए रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ में डिसीजन लेना है कि किसको हटाना है। कोरम अगर नहीं होगा तो बैठक को स्थगित कर देना है। वो पहली बार में वोट नहीं देते हैं, मतलब कि कोई भी बिल जब पेश होता है, जब पहली वोटिंग होती है तो उसमें स्पीकर वोट नहीं देता है, नॉर्मल मेंबर्स देते हैं। लेकिन अगर टाई हो गया, पक्ष में भी 272 वोट मिल गए और विपक्ष में भी 272 वोट मिल गए, तब जो अंतिम वोट होगा, निर्णायक वोट, वो स्पीकर डालते हैं। ठीक है, इनके कुछ और पावर देखते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, जो मनी बिल हमने देखा था ना, धन विधेयक, तो बोलेगा कि धन विधेयक पर अंतिम फैसला कौन लेता है कि यह बिल धन विधेयक है कि नहीं, तो स्पीकर। ठीक है, तो याद रखना कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, यह सिर्फ लोकसभा के स्पीकर तय करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। ठीक, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं, लोकसभा का स्पीकर। ये याद रखना है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, यह सिर्फ लोकसभा के स्पीकर तय करते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये तो क्लैश हो जाएगा ना, लोकसभा का स्पीकर बोलेगा मैं करूँगा, राज्यसभा का स्पीकर बोलेगा मैं करूँगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 108, उसमें बोल रखा है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ठीक है, तो भी याद रखना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन हो तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये आर्टिकल 108 में दे रखा है। अगर मान लो जैसे नॉर्मल होती है ना लोकसभा की सीटिंग, तो एक होता है कॉन्फिडेंशियल सीटिंग भी हो जा सकता है, सीक्रेट सीटिंग। ठीक है, सीक्रेट सीटिंग, उसमें कोई भी बाहर का आदमी नहीं आएगा। तो अगर जो नेता होता है ना सदन का, जैसे प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री किसी और को अपॉइंट करता है, तो जो लीडर होते हैं यहाँ उसके, अगर वो बोलेंगे कि हमें सीक्रेट सीटिंग चाहिए, तो स्पीकर अलाउ कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़, मतलब ये तो सीक्रेट वाला नहीं भी याद करेंगे तो ठीक है,
लेकिन मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है? तो लोकसभा का स्पीकर। और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इतना पावर तो लोकसभा के स्पीकर को दे दिया है, लेकिन अगर उसको सिक्योरिटी नहीं देगा, मतलब उसको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ेगा कि लोकसभा स्पीकर किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ना ले, तब तक स्पीकर का पावर थोड़ी रहेगा। तो इसलिए लोकसभा के पावर स्पीकर को इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंस के लिए उसको कुछ चीज़ मिला है जिससे लोकसभा का स्पीकर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। कैसे? उसको कार्यकाल की सुरक्षा मिली है, ठीक है। मतलब लोकसभा के स्पीकर को ऐसे ही बहुत आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, उसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ये मेंस के लिए है। अगर पूछेगा कि लोकसभा का स्पीकर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो आपको दिखाना वही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न दे रखे हैं जिससे लोकसभा का स्पीकर इंडिपेंडेंट है। तो पहला क्या है कि उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल रखा है, मतलब कि लोकसभा के स्पीकर को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, उसको हटाने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। आपने देख रखा है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। और आपको याद रखना है कि जो लोकसभा का स्पीकर है उसकी सैलरी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती है, ठीक है। मतलब उसका जो सैलरी है ना, उसके लिए वोटिंग नहीं होता है। अभी हम आगे देखेंगे तो हम पता चलेगा कि कोई भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे निकलते हैं ना, तो उसके लिए पहले संसद में वोटिंग होता है। जब तक संसद में उस पर वोट नहीं होगा, संसद में बिल पास नहीं होगा, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक भी पैसा नहीं निकल सकता है, ठीक है। मतलब भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए पहले लोकसभा में बिल पास करवाना होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जो इसकी सैलरी है, स्पीकर की सैलरी, उसके लिए वोटिंग नहीं होता है, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। याद रखना कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि लोकसभा का स्पीकर है, उसकी सैलरी के लिए संसद में वोटिंग होती है, तो ये गलत है, संसद में वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है, जैसे रैंकिंग होता है ना, सबसे भारत का पहला आदमी कौन हो गया, राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा तीसरा कौन, ऐसे जो रैंकिंग है, तो लोकसभा के स्पीकर को 7वें रैंक पे रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना, उन्हें 7वें रैंक पे रखा गया भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर दोनों की रैंकिंग सेम है, 7, ठीक है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबसे ऊपर इनकी रैंकिंग है। जितने भी भारत में कैबिनेट मिनिस्टर है ना, सबकी रैंकिंग लोकसभा स्पीकर से नीचे है। लोकसभा स्पीकर की रैंकिंग 7वीं है और 7वीं एक किसी और की है, तो किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो लोकसभा स्पीकर के बारे में इतना आप, लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, और लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है, और उसकी सैलरी कैसे मिलती है, रैंक क्या है, ये सब पता चल गया। अब हम डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ते, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखो, लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक, ये याद रखना। दूसरा याद रखना कि लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के अधीन नहीं है, मतलब वो स्पीकर के नीचे नहीं है, वो सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के अधीन होता है, तो नहीं, वो स्पीकर के अधीन नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी है। मतलब लोग स्पीकर के नीचे काम नहीं करता है, वो बस सदन के लिए काम करता है, ठीक है। इसको मोटा मोटी ऐसे समझ लो। अब देखो, अगर लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है ना, पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी होती है, तो अगर किसी भी कमेटी में इसको डाला जाएगा तो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है उसका अध्यक्ष बन जाएगा उस कमेटी का, ठीक है। यदि उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वे स्वतः उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। हम अभी देखेंगे अगले चैप्टर्स में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में। तो उसमें 3 कमेटी है, जैसे जनरल पर्पस कमेटी, और 2 कमेटी है जिसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो जब आगे देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबर बनते हैं तो खुद ब खुद उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर वो अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? तो स्पीकर को देगा, ठीक। तो डिप्टी स्पीकर के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव किस तारीख को होगा, कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो लोकसभा के स्पीकर के अधीन नहीं है, मतलब सबऑर्डिनेट नहीं है। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर खुद सदन के प्रति उत्तरदायी होता है।
अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर किसी भी संसदीय समिति मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः उसके अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, ठीक। अब तो डिप्टी स्पीकर कब बैठेगा, जब स्पीकर अब प्रेजेंट नहीं रहेगा, इतना तो समझ ही जाओगे। अगर मान लो अब लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तब डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन कौन होता है, जैसे मान लो एक होता है जब लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का डिप्टी अध्यक्ष दोनों छुट्टी मनाने चले गए, ठीक है, अब्सेंट है, वो पोस्ट वैकेंट नहीं है। आपको वैकेंट और अब्सेंट में एक चीज़ अंतर समझ में आना चाहिए। अब्सेंट क्या होता है कि जैसे आदमी है लेकिन वो कहीं छुट्टी मनाना गया है तो वो हो गया अब्सेंट। और वैकेंट क्या होता है कि आदमी नहीं है, जैसे मान लो जो लोकसभा के स्पीकर है और जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर किसी कारण बस दोनों अपना पोस्ट छोड़ दे तो पोस्ट हो जाएगा वैकेंट, ठीक है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और डिप्टी मतलब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी कारण से अगर कहीं घूमने के लिए छुट्टी ले ले तो हो जाएंगे अब्सेंट, ठीक है। तो अब्सेंट और वैकेंट में अंतर समझ में आया। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी कारण से रेजिग्नेशन दे दे अपने पोस्ट से तो पोस्ट हो जाएगा वैकेंट, ठीक। और अगर दोनों घूमने चले जाए तो हो जाएंगे अब्सेंट, ठीक। तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ना वो क्या होता है, ये 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है और इसको कौन बनाते हैं, तो स्पीकर। तो याद रखना कि जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है लोकसभा में उसके लिए 10 लोग होते हैं और उन 10 लोगों को कौन नॉमिनेट करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। और इनका क्या काम क्या है कि जब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसी भी काम के लिए अगर अब्सेंट है मतलब कहीं छुट्टी मनाने चले गए हैं तो इन 10 में से कोई एक लोग आके लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि वे तब अध्यक्षता करते हैं जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित हो, मतलब कहीं अब्सेंट हो तब ये अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन तब अध्यक्षता करते हैं जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वैकेंट हो मतलब रिक्त हो। तो ये गलत है कि नहीं, रिक्त में नहीं करेंगे। ये तभी लोकसभा की अध्यक्षता कर सकते हैं जब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनुपस्थित हो मतलब कहीं छुट्टी मनाने गए हैं, ठीक है। तो वैकेंट और अब्सेंट का डिफरेंस क्लियर हो गया। वैकेंट मतलब उस पोस्ट पर कोई है ही नहीं, अगर रेजिग्नेशन दे दी या डेथ हो गई तो वैकेंट हो गए, अगर कहीं छुट्टी मनाने गए हैं तो अब्सेंट हो गए, ठीक है। तो जब अब्सेंट रहेंगे दोनों तभी पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो 10 लोगों की टीम है उसमें से कोई एक लोकसभा का स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक प्रोटेम स्पीकर होता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। जैसे नया लोकसभा बना, चुनाव के बाद एक लोकसभा होता है ना, जैसे ही 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ फिर एक नए लोकसभा के सारे सदस्य आए तो राष्ट्रपति जी किसी भी एक सीनियर वो ऐसे होता है जो नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना उनको राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। मतलब स्पीकर बनने से पहले राष्ट्रपति जी एक को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। उनका काम क्या होता है कि जितने भी नए मेंबर आए हैं ना उनको शपथ दिलवाना, ठीक। ये अस्थायी भूमिका है मतलब टेम्प्रोरी रोल में इनको बनाया जाता है। तो याद रखना कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर का काम है कि जितने भी लोग चुनाव जीत के आए हैं उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर और पैनल ऑफ चेयरपर्सन, मुझे लगता है इन दोनों का डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। पैनल ऑफ चेयरपर्सन 10 लोगों की कमेटी है, जो कमेटी का काम क्या है, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अब्सेंट हो, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, कहीं घूमने गए हो, किसी काम से बाहर गए हो, तब इन प्रोटेम स्पीकर जो 10 लोगों की टीम है उनमें से कोई एक लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली हो या तो दोनों रिजाइन कर दिए हो या दोनों की डेथ हो गई हो, उस टाइम में इनमें से कोई भी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। तो वैकेंट और अब्सेंट का कॉन्सेप्ट देख लेना। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो जैसे ही नया लोकसभा चुन के आता है तो राष्ट्रपति जी किसी एक को सीनियर मोस्ट आदमी को बोल देते हैं कि आप टेम्पोरली मतलब अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए स्पीकर बन जाइए और जितने भी लोकसभा के सदस्य चुन के आए हैं उनका शपथ दिलवा दीजिए। तो प्रोटेम स्पीकर कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति जी। और उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है जितने भी नए सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलवाना, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे
स्पीकर का इलेक्शन किस दिन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति जी। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किस दिन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो स्पीकर करता है। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर को। जो एंटी डिफेक्शन वाला कानून है उसमें डिस्क्वालीफाई होगा लोग, तो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर करता है। अभी हम पढ़े थे ना कि दल बदल कानून में अगर किसी को हटाया जाए, किसी भी एमपी को, तो ये डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर किसी दूसरे कानून में हटाया जाएगा, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में हटाया जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा था तो हटाया जाएगा, तो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। कैसे हटाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतलब चुनाव आयोग के एडवाइस लेके हटाएगा। और मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है कि यह मनी बिल है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।